नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सीरीज़ में बात करने वाले हैं चंबल नदी के बारे में, क्योंकि ये नदी आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। तो आज इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर हम मानचित्र के माध्यम से प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो नदी है आजकल न्यूज़ में क्यों बनी हुई है। तो एक न्यूज़ आर्टिकल लेते हैं। न्यूज़ है चंबल रिवर इन ICU, रिवर फ्रंट ए ब्लॉट ऑन इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स। न्यूज़ है कि चंबल रिवर क्या है, एक तरह से ICU में है। इसके पीछे कारण भी दिया जा रहा है कि जो चंबल रिवर का रिवर फ्रंट है, ए ब्लॉट ऑन इन्वायरमेंट, यानी कि ये पर्यावरण के ऊपर एक धब्बा है। ऐसा कौन कह रहा है? तो जो भी विषय विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, इसके जो जानकार हैं, उनका ये कहना है कि अब जो चंबल नदी का रिवर फ्रंट है वो पर्यावरण पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से क्या है कि अब एक खतरा या एक खतरे की स्थिति में पहुंच चुका है। तो इस कारण से क्या है कि जो चंबल नदी है ये सुर्खियों में बनी हुई है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये अपने देश में नदी कहाँ हमें देखने को मिलती है। तो मूल रूप से क्या है कि उत्तर मध्य भारत में जब हम आते हैं तो वहाँ की ये एक महत्वपूर्ण नदी है। कहाँ देखने को मिलेगी? तो देखिए ये क्या है कि ये चंबल नदी है। ये क्या है कि ये चंबल नदी है, और फिर ये चंबल नदी क्या है कि मध्य प्रदेश से ये निकलती है और आगे फिर राजस्थान में पहुंचकर कहाँ पर ये यमुना नदी से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि ये यमुना नदी से मिलती है। इसमें भी क्या है कि अगर हम बात करें कि यहाँ की क्या है कि ये उत्तर मध्य भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। अब इसके उद्गम एवं विस्तार की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये जो नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो अगर हम बात करें तो इधर क्या है कि मध्य प्रदेश का जो मालवा पठार है, जो मालवा पठारी क्षेत्र है, इसी के यहाँ पर जो विंध्यन पर्वत है उसके दक्षिणी ढलान पर यहाँ पर आएंगे तो इंदौर के समीप जो महू है, यहाँ पर जो महू है यहीं पर आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं जानपाओ हिल्स, जानपाओ पहाड़ी। यहीं से क्या होता है कि चंबल नदी का उद्गम होता है। यहीं से ये नदी निकलती है और फिर धीरे धीरे कह सकते हैं कि ये आगे बढ़ती है। फिर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए ये नदी क्या है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा बनाते हुए फिर क्या है कि ये आगे बढ़ती है। और फिर जब ये भिंड और इटावा जिले के समीप पहुंचती है तो यहीं पर एक स्थान है भरे। भरे के पास क्या है कि पंच नदा में ये क्या है कि यमुना नदी में आकर मिल जाती है। यानी कि क्या है कि चंबल जो नदी है ये यमुना की एक सहायक नदी है, और ये यमुना की जो बड़ी सहायक नदियां हैं उनमें ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये क्या है कि जानपाओ से निकलती है और फिर अंत में क्या है कि ये यहाँ पर भरे के समीप जो कह सकते हैं कि जो इटावा और भिंड डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ये यमुना से मिल जाती है। ये जो पंच नदा है यहाँ पर 5 नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं। अगर उन नदियों की बात करें तो यहाँ पर यमुना है, सिंध है, क्वारी है, चंबल है, पहुज है। तो ये 5 नदियाँ यहीं पर आकर एक दूसरे से मिल जाती है। तो ये हमने देख लिया। और इसमें भी अगर बात करें कि इसकी जो कुल लंबाई है तो ये क्या है कि अगर हम इसके दृष्टिकोण से देखें तो ये एक अपेक्षाकृत लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है या जो अपवाह क्षेत्र है वो लगभग 1024 किलोमीटर है। और यही नहीं, राजस्थान में बहने वाली नदियों में ये सबसे लंबी नदी भी है। तो इस दृष्टिकोण से भी क्या है कि इसका महत्व है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो चंबल नदी है इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन सी हैं, तो देखिए ये क्या है कि चंबल नदी, चंबल जो रिवर है और उसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं उनका ये मैप है। देखिए यहाँ से जब जानपाओ पहाड़ी से ये चंबल नदी निकलती है तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्या है कि MP के बाद फिर राजस्थान में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीमा बनाते हुए फिर क्या है कि ये भिंड इटावा के समीप जो पंचनदा है वहाँ पर ये यमुना नदी में मिलती है। इसके बीच में कई नदियाँ चंबल नदी से आकर मिलती हैं। इनमें अगर हम बात करें तो बाएं तरफ से
बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियों की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बाएं तरफ से आकर मिलने वाली जो नदी है वो है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। ये जो नदी है मूल रूप से इधर अगर आएंगे तो राजस्थान में जो अरावली रेंज है, अरावली जो पर्वत श्रेणी है वहीं से निकल कर आती है और फिर क्या है कि ये चंबल नदी में आकर मिल जाती है। इधर से दूसरी एक नदी है मेज। जो मेज है वो भी बाएं तरफ से आकर मिलने वाली चंबल की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दाएं तरफ से आकर जो मिलने वाली नदियां हैं, इनमें अगर हम देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो इधर से देखिए कि क्या है कि काली सिंध है, दूसरी जो नदी है ये पार्वती है, इधर से क्या है कि कूनो और सिप्रा। इधर आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण नदी है जिसको क्या बोला जाता है? सिप्रा, या फिर इसी का नाम है छिप्रा। और इसी नदी के किनारे आपको एक महत्वपूर्ण धार्मिक शहर देखने को मिलेगा जो कि जिसको हम उज्जैन बोलते हैं। हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि धार्मिक स्थल है जो कि क्या है कि इसी चंबल की सहायक जो नदी है दाएं तरफ से आकर मिलती है, सिप्रा या जिसको छिप्रा बोलते हैं, उसी के तट पर यह शहर अवस्थित है। इसके अलावा जैसे अगर बात करें कि दाएं तरफ से कौन कौन सी मिल रही है तो सिप्रा हो गई, दूसरी क्या हुई? काली सिंध हो गई, तीसरी पार्वती हो गई और इधर से ही क्या है कि एक और नदी है जिसका नाम है कूनू। तो ये क्या है कि चार नदियां हैं जो चंबल के दाएं तरफ से आकर चंबल से मिलती हैं। तो ये हमने देख लिया कि चंबल जो नदी है इसकी कौन सी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ जैसे अगर बात करें कि जो चंबल नदी है इसका आर्थिक महत्व क्या है, तो आर्थिक महत्व बढ़ाने के लिए या इस नदी का उपयोग करने के लिए क्या है कि इस नदी पर कई सारे डैम बनाए गए हैं। अगर उन डैम की बात करें तो इसमें क्या है कि गांधी सागर है, कोटा बैराज है, इसके अलावा कह सकते हैं तो जवाहर सागर डैम है या फिर राणा प्रताप सागर डैम है। तो मूल रूप से क्या है कि इस नदी पर चार बड़े बांध बनाए गए हैं, चार बड़े बांध बनाए गए हैं। इनमें अगर हम बात करें जो पहला बांध है वो क्या है कि वो गांधी सागर। जैसे अगर ये नदी आ रही है तो इस नदी की बात करें तो एमपी में अगर हम बात करेंगे तो जो मंदसौर है, जो मंदसौर है यहीं पर क्या है कि गांधी सागर बांध निर्मित किया गया है। उसके बाद बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, उसी के दौरान क्या है कि कोटा बैराज का निर्माण किया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो दो और बांध बनाए गए हैं उनमें क्या है कि जो दूसरा बांध है वो कौन सा है, तो वो जवाहर सागर बांध है। दूसरा जो है वो क्या है कि वो जवाहर सागर बांध है। ये कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये कोटा में निर्मित किया गया है। और इधर आएंगे तो जो चित्तौड़गढ़ है, जो चित्तौड़गढ़ है राजस्थान का, तो यहीं पर क्या है कि राणा प्रताप सागर बांध निर्मित किया गया। तो ये जो चार डैम चंबल नदी पर बनाए गए हैं इनके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था, इन बांधों पर क्या है कि बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाए गए हैं जिसके द्वारा क्या है कि बड़े स्तर पे बिजली उत्पादन किया जाता है। और इन बांधों से बहुत सारे जो नहरें निकली हैं उनके द्वारा क्या है कि इन क्षेत्रों में कृषि के लिए सिंचाई की जो जल की उपलब्धता है वो सुनिश्चित किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो इस क्षेत्र में जो ये चार बांध बनाए गए हैं ये इनके महत्व हैं वो काफ़ी अधिक हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस क्षेत्र में आएंगे तो देखिए ये इन चार बांधों के मैप दिए गए हैं जिसमें ये आपका गांधी सागर डैम है। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जो गांधी सागर डैम है ये एमपी में जो मंदसौर है वहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप आएंगे तो राणा प्रताप सागर डैम देखने को मिलेगा। तो राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आप आएंगे तो वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। फिर जो जवाहर सागर डैम है ये देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको कोटा में देखने को मिलेगा। और फिर कोटा में ही क्या है कि कोटा बैराज निर्मित किया गया है। अब देखिए इसमें एक दो और महत्वपूर्ण बातें आप देख सकते हैं, जैसे नेशनल चंबल सेंचुरी।
अगर बात करें तो राष्ट्रीय जो चंबल अभ्यारण्य है, जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो वर्ष 1979 में की गई थी। ये क्या है कि ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की जो स्थापना है वो वर्ष 1979 में की गई थी। और ये जो अभ्यारण्य है, अगर इसकी बात करें तो ये विभिन्न पक्षियों या जीव जंतुओं के अगर आवास के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो मगरमच्छ की 2 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। पहली जो है वो मगर है और दूसरा जो है वो घड़ियाल है। बड़े स्तर पे क्या है कि इस क्षेत्र में इन प्रजातियों की संख्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर जाएंगे तो आपको कछुए की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं, उदबिलाव देखने को मिलते हैं, गंगा जो डॉल्फिन है वो भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर सारस के कई प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हम आएंगे जो केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो राष्ट्रीय पार्क है, इसको भी क्या है कि चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो सप्लाई होती है, इस नदी घाटी परियोजना के द्वारा ही केवलादेव राष्ट्रीय जो ये नेशनल पार्क है इसको जल आपूर्ति होती है। यानी कि इस नदी घाटी परियोजनाओं से ही क्या है कि ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पर जल की आपूर्ति की जाती है। तो इस दृष्टिकोण से भी क्या है कि ये जो डैम बनाए गए हैं, ये जो परियोजनाएं हैं ये महत्वपूर्ण है। और ये जो परियोजनाएं हैं ये मूल रूप से क्या है कि जो एमपी है और जो राजस्थान है इनकी क्या है ये संयुक्त परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में अगर आएंगे, ये पूरा जो क्षेत्र है चंबल नदी घाटी का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या है कि एक महत्वपूर्ण टोपोग्राफी एक कह सकते हैं कि यहाँ पर एक संरचना देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो तीव्र ढाल वाले क्षेत्र है, यहाँ पर जली तीव्र प्रवाह के कारण क्या है कि पतली पतली नालियां बन जाती हैं, जिनके द्वारा क्या है कि यहाँ पर अपर्दन बड़े स्तर पे देखने को मिलता है, जिसको क्या है कि अवनलिका अपर्दन या फिर इसी को गुली इरोजन कहते हैं। और इससे जुड़े हुए भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करें तो इस क्षेत्र में ये बड़े स्तर पे होता है। और अगर पूरा इस क्षेत्र में जाएंगे, यानी जो चंबल नदी घाटी क्षेत्र है यहाँ पर जाएंगे तो इस प्रकार के जो अपर्दित भूमि है उसी को क्या बोला जाता है, तो इसी को उत्खात भूमि बोला जाता है, उत्खात क्षेत्र बोला जाता है, जिसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अंग्रेजी में इसको रेवाइंस बोलते हैं। ठीक है, रेवाइंस ये क्या है, इसको बीहड़ भूमि भी बोला जाता है। यानी अगर आप चंबल के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर ये बीहड़ क्षेत्र देखने को मिलता है, जो कि पहले क्या है कि डाकुओं की शरण स्थली के रूप में भी काफी प्रसिद्ध था। अब इसमें देखिए जो सबसे बड़ा जो संकट देखने को मिला है, जो कि क्या है कि वर्ष 2003 में जो यहाँ पर चंबल कह सकते हैं रिवर फ्रंट बनाया गया, जो कि एक तरह से क्या है कि विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। लेकिन वर्तमान में क्या है कि बड़े स्तर पे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित समस्या देखने को मिल रही, क्योंकि पहले क्या है कि ये जो नदी थी वो प्रदूषण मुक्त थी, लेकिन वर्तमान में चूंकि जब से ये रिवर फ्रंट बना है तब से क्या है कि बड़े स्तर पे इसमें कचरा प्रवाहित हो रहा है, जिससे ये कहा जा रहा है कि ये जो रिवर फ्रंट है ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से क्या है एक धब्बा है। तो इस कारण से क्या है कि ये पूरा न्यूज सुर्खियों में बनी हुई है। अब इसी टॉपिक पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चंबल की मुख्य सहायक नदियों में बनास बाईं ओर से आकर मिलती है। दूसरा स्टेटमेंट है 1981 में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। तीसरा कथन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को चंबल नदी सिंचाई परियोजना से पानी की आपूर्ति होती है। चौथा स्टेटमेंट है चंबल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही है? पहला विकल्प है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 3 और डी है सभी चारों। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि आखिर जो चंबल नदी है इसको क्यों कहा जा रहा है कि चंबल नदी जो रिवर फ्रंट है ये पर्यावरण के ऊपर एक धब्बा है। तो इसके पीछे हमने कारण देखा और चंबल नदी से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने मानचित्र के माध्यम से प्रकाश डाला। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे।
तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।